पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वू टाई वांग के पास आ चुका था। वहां आने के बाद उसे पता चल चुका था कि वांग कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि वो भी उसी की तरह एक कल्टीवेटर है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल पे रीच करना चाहता है। वू टाई ने वांग को ये ऑफर भी दिया था कि चलो हम यहाँ पर एक चैलेंज लगाते हैं और देखेंगे कि कौन यहाँ पर सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को रीच करता है। लेकिन इसके लिए वांग ने यहाँ पर साफ साफ मना कर दिया था कि वो इस तरह की कोई भी रेस वगैरह नहीं लगाना चाहता है। साथ ही उसने उसे ये भी बताया था कि 100 साल के अंदर ली फू जो है उसका सबसे खास डिसेबल वो मर जाएगा। इस चीज को सुनकर तो वू टाई भी एकदम हैरान था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में लीफू भी यहाँ पर वांग की कही हुई बात को सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि उसने उसे बता दिया था कि 100 साल के अंदर वो मरने वाला है। इसी वजह से वो बस वही ख्यालों में खोते हुए आगे बढ़ रहा था कि न जाने क्या होगा 100 साल के अंदर और मैं कैसे मर जाऊंगा। वू टाई वहाँ पर लीफू से कहता है, लीफू देखो तुम्हें ज्यादा ना परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो वांग ना कुछ भी कह रहा था, तुम इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या तुमने वो कैंडी खाई जो मैंने तुम्हें दी थी? लीफू वहाँ पर वू टाई से कहता है, मास्टर मैं आपके साथ ना जिंदगी भर रहना चाहता हूँ, मैं अपने आखिरी दम तक के आपके साथ ही रहना चाहूंगा। मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे अलग हो जाऊँ, ये मेरे लिए सबसे बुरी चीज होगी जो मेरे साथ इस लाइफ में होगी। और इतना कहने के बाद उदास होकर लीफू वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वू टाई वहाँ पर कह रहा था कि इस वांग ने यहाँ पर मेरे लीफू को यहाँ पर उदास करके ना अच्छा नहीं किया, मैं यहाँ पर वांग से इसका बदला लेकर रहूंगा। आखिर वो इस तरह की बातें लीफू को सामने सामने उसके कैसे बता सकता है? मिस्टर जू जो था वो वांग को ऐसे देखकर एकदम ज्यादा हैरान रह जाता है कि इसने कैसे प्रेडिक्ट कर दिया कि अगले 100 साल में क्या होने वाला है। इसका मतलब साफ है कि ये वांग कोई मामूली इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा एक पावरफुल कल्टीवेटर होगा। क्योंकि इसी वू टाई ने जब हमारे सेट पे हमला किया था तो सारे के सारे लोग डर कर एकदम घबरा चुके थे, लेकिन यहाँ पर वांग ने तो इस वू टाई का अंचर पंचर ढीला कर दिया, वो भी सिर्फ अपनी बातों से। तो इस वांग की पावर क्या होगी इसका अंदाजा लगाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसलिए तो यहाँ पर मैं प्रिंस के कहने पर वांग से मदद मांगने आया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये बहुत पावरफुल होगा। वांग बस वहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिर इसने यहाँ पर मेरी मराई हुई मूर्ति में क्या देख लिया वू टाई ने, जो यहाँ पर मेरे बारे में इतना कुछ जान चुका था। साथ ही वो यहाँ पर अपने भी आर्टिस्टिक कंसेप्शन के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर अभी तक यहाँ पर मैंने ये डिसाइड नहीं किया कि मैं अपना कौन सा आर्टिस्टिक कंसेप्शन चुनूं। मैं इस बात से बिल्कुल अनजान हूँ कि मुझे कौन सा आर्टिस्टिक कंसेप्शन चुनना चाहिए। मैं ऐसा आर्टिस्टिक कंसेप्शन चुनूंगा जिसके बारे में ना ही किसी ने सोचा होगा ना ही किसी ने देखा होगा। इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए मेरा आर्टिस्टिक कंसेप्शन। इसी तरह से सोचते सोचते कुछ और साल निकल चुके थे। वांग ने अभी तक डिसाइड नहीं किया था कि वो कौन सा आर्टिस्टिक कंसेप्शन बनाएगा। ऐसे ही कुछ साल गुजरने के बाद अब वांग एकदम ही ज्यादा बूढ़ा हो चुका था। उसे खबर मिली होती है कि आज के दिन दालियो के फादर की मृत्यु हो चुकी है। इसी वजह से वांग भी एकदम उदास होकर दालियो के पास जा रहा होता है ताकि उसकी इस दुख के घड़ी में उसका साथ दे सके, क्योंकि उसके फादर से उसकी भी बहुत ही अच्छी वाली दोस्ती थी। वहां जाने के बाद उसे दालियो दिखाई देता है जो कि फूट फूट कर रो रहा था। दालियो की जो माँ होती है वो भी वांग को ग्रीट कर रही होती है यहाँ पर आने के लिए, जबकि इतना दुखी का माहौल था। वो लोग वांग को अपने फैमिली का एक बहुत ही बड़ा मेंबर मानते थे और उसी के लिए यहाँ पर सारा अरेंजमेंट भी किया होता है ताकि वांग जब तक यहाँ पर नहीं आएगा तब तक अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाएगा। वांग जैसे ही दालियो के फादर को मरा हुआ देखता है वो बहुत ज्यादा उदास हो चुका था। वो उसके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहा होता है कि जब पहली बार हम दोनों की मुलाकात हुई थी तो उसके फादर कितना अच्छे से मुझे ट्रीट कर रहे थे। उसे दालियो के फादर की हर एक छोटी से बड़ी बातें याद आ रही होती है। वो एक स्पिरिचुअल फूल लेता है और दालियो के फादर की बॉडी के ऊपर रख देता है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। उसके बाद वांग दालियो के पास भी जाता है उसे संभालने के लिए, क्योंकि वो अपना रोना रोक ही नहीं पा रहा था। वो एकदम फूट फूट कर रो रहा होता है अपने फादर के लिए। वांग कुछ अगरबत्तियां जलाता है और उसे दालियो के फादर के लिए वहाँ पर लगा देता है ताकि वो उनके लिए प्रार्थना कर सके। उसके पेरेंट्स भी इस दुनिया से जा चुके थे तो उसे पता था कि अपने पेरेंट्स को खोने का दुख कैसा होता है। इसी वजह से वो दालियो का दुख समझ पा रहा था। लेकिन जैसे ये काम यहाँ पर वांग कर रहा था उसे वहाँ पर एक अजीब सा मिस्टीरियस ऑरा बनते हुए दिखा देता है, जो ऑरा दालियो के फादर की बॉडी के अंदर से ही निकला हुआ था। अब वो ऑरा धीरे धीरे करते हुए खुद को एक फिगर में ढाल लेता है। वो फिगर किसी और चीज की नहीं बल्कि दालियो के फादर की होती है। असल में ये ऑरा जो था वो दालियो के फादर की बॉडी से निकला था, वो उसकी सोल होती है। अब बॉडी तो खत्म हो गई तो सिर्फ यहाँ पर सोल बची हुई थी, जो कि अब यहाँ से आफ्टर लाइफ की तरफ जा रही होती है। उस सोल को यहाँ पर वांग बिल्कुल क्लियर तरीके से देख पा रहा था, जबकि कोई मामूली इंसान उसे नहीं देख सकता है, क्योंकि वांग एक पावरफुल कल्टीवेटर और एक इमॉर्टल है तो वो सोल को देख सकता है। उस सोल को जितनी भी तकलीफ हो रही थी, वांग ने जो फ्लावर रखा हुआ था उस वजह से उसकी सारी तकलीफ खत्म हो गई होती है। मानो कि वो सोल अब बिल्कुल प्योर हो चुकी है, जो आसानी के साथ बिना किसी तकलीफ के आफ्टर लाइफ के अंदर चली जाएगी। दालियो के फादर की सोल वहाँ पर एकदम उदास होकर अपने फैमिली मेंबर्स को देख रही होती है कि वो सभी उसके लिए कितना ज्यादा रो रहे थे, लेकिन वो सोल
कुछ नहीं कर सकती थी उन्हें समझाने के लिए। इसके बाद वो सोल धीरे धीरे करते हुए वहां से आफ्टर लाइफ की तरफ बढ़ चुकी थी। लेकिन यहाँ पर एक बात हैरानी की ये हो जाती है कि दालियो का जो बेटा था वो भी यहाँ पर अपने ग्रैंडपा की सोल को देख पा रहा था, क्योंकि असल में वो भी एक कल्टीवेटर है। वांग हमेशा उसे कैंडी के बजाय स्पिरिचुअल पिल दिया करता है ताकि आगे चलकर वो जो दालियो का बेटा है एक पावरफुल कल्टीवेटर बन सके। तभी वो यहाँ पर अपने ग्रैंडपा की सोल को ना देख पा रहा होता है। यही सारी चीजों को सोचते सोचते वांग की जो खुद की सोल होती है वो सीधा प्लेनेट से ही बाहर फेंका जाती है। वो वहां से स्पेस में आ चुका था। वांग कहता है अरे बाप रे ये क्या हो गया, मैं तो अभी जमीन पे था, अभी स्पेस में कैसे पहुंच गया, वो भी यहाँ पे मेरी से सोल आई है। यहाँ पर आने के बाद वांग जो होता है वो लाइफ और डेथ के साइकिल को महसूस कर पा रहा था कि एक इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होने के बाद फिर मर जाता है। जब तक इंसान इमॉर्टल या फिर कल्टीवेटर ना बने तब तक के उसका मरना तो लिखा ही होता है। वहां पर आने के बाद वांग को एक अजीब सा ऑरा दिखाई दे रहा था जो किसी तरफ बढ़ रहा होता है। वांग को समझ नहीं आता कि आखिर ये ऑरा कहाँ है, किस चीज से आ रहा है और ये किस तरफ जा रहा है। वांग जैसे उस ऑरा को हाथ लगाता है उसे काफी अजीब सा महसूस हुआ था, इसलिए वो उसी ऑरा का पीछा करते हुए जाना शुरू कर देता है ताकि देख सके कि असल में जो ऑरा का सोर्स है वो कहाँ से आ रहा है। वांग की सोल को यहाँ पर देखकर वहाँ पर ना त्यान युनजी नाम का एक बंदा था जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था और उसी के अंदर से ये ऑरा बाहर निकल रहा होता है। वो वांग की सोल को देखकर कह रहा था कि अरे इतने घटिया से प्लैनेट से आने के बावजूद भी इस सोल के अंदर कितनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है। आखिर सुजाकू जैसे घटिया प्लैनेट से आने वाला बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इतनी हाई लेवल की फीलिंग को कैसे लेकर रख सकता है। त्यान युनजी यहाँ पर वांग की सोल से कह रहा था देखो अभी तुम ना यहाँ पर सिर्फ नेचुरल सोल लेवल पे ही हो और उसके बाद तुम यहाँ पर सोच रहे कि तुम लाइफ और डेथ के सीक्रेट को जानकर उसका आर्टिस्टिक कंसेप्शन बनाओगे। ये जो ऑरा तुम देख पा रहे हो ना ये लाइफ और डेथ की ही आर्टिस्टिक कंसेप्शन से बना हुआ है जो कि सबसे ज्यादा टफ और मुश्किल होता है। अगर तुम्हें लाइफ और डेथ का आर्टिस्टिक कंसेप्शन बनाना है ना तो इसका असल सोर्स तुम्हें ढूंढने में करीब 1 मिलियन साल लग जाएंगे। तब तुम्हें असल में पता चलेगा कि लाइफ और डेथ का आर्टिस्टिक कंसेप्शन क्या होता है। लेकिन अभी तुम यहाँ पर एक इंसान के रूप में हो तो तब तक कि तुम्हारी बॉडी सड़ गल कर खत्म हो जाएगी। तुम 1 मिलियन साल तो यहाँ पर जिंदा नहीं रहने वाले क्योंकि तुम्हारे किस्मत में मरना लिखा ही हुआ है। जब तुम इंसान बने हो तो बाकी इंसान की तरह मरोगे ही। लेकिन तुम्हें पता है आज मेरा ना यहाँ पर मूड अच्छा है तो मैं यहाँ पर तुम्हें एक छोटा सा ऑफर देना चाहता हूँ, पसंद आए तो हाँ कह देना या फिर आगे तुम्हारी मर्जी है। देखो अभी तो यहाँ पर ना स्पेस के अंदर सिर्फ तुम्हारी सोल आई है, तुम्हारी फिजिकल बॉडी अब भी तुम्हारे सुजाको प्लैनेट के अंदर ही है। पर अगर फ्यूचर में तुमने खुद की पावर को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया और तुम यहाँ पर खुद को अपनी फिजिकल बॉडी के साथ स्पेस में आने में कामयाब रहे ना तो तुम मेरे प्लैनेट पे आ जाना। वहां आने के बाद मैं तुम्हें अपना खुद का डिसाइपल बना लूंगा। तुम अगर 100 साल तक की में मेरे डिसाइपल बनते हो ना तो तुम दुनिया में हर वो चीज अचीव कर जाओगे जिसका तुम सपना देखते हो। जिसके बाद त्यान युनजी जो होता है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग की सोल को रिटर्न भेजने की कोशिश करता है क्योंकि अगर स्पेस के अंदर उसकी सोल ज्यादा देर तक की रहेगी तो वो डैमेज भी हो सकती है। इसी वजह से त्यान युनजी ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग की सोल के ऊपर अटैक करते हुए उसे रिटर्न सुजाकू प्लैनेट के अंदर ही भेज दिया था, जिस वजह से सुजाकू प्लैनेट के अंदर वांग होश में आ जाता है। यहाँ पर वो बिल्कुल ही जवान लग रहा था। वहां पर आने के बाद वांग एक चैन की सांस लेता है। वो कहता है कि अगर त्यान युनजी ने मेरी सोल को रिटर्न नहीं भेजा होता ना तो थोड़ी दिन के अंदर मेरी सोल डिस्ट्रॉय हो जाती और मैंने इतने साल यहाँ पर मॉर्टल इंसान बनकर लगाए थे वो सब की सब मेहनत मेरी बर्बाद हो जाती और मेरा मॉर्टल वाला सिस्टम खत्म हो जाता। वांग वहाँ पर कुछ देर के लिए अपने मन को शांत करता है और इसके बाद वो दोबारा से बायोसेक का जो लीडर था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल वाला बंदा उसकी मूर्ति बनाना शुरू कर देता है ताकि देख सके कि अब वो यहाँ पर उसकी मूर्ति बना पा रहा है या फिर नहीं। वांग सोचता है कि कम से कम यार आज तो मैं जाकर इस मूर्ति को पूरा कर लूं, मैंने इतने सालों की मेहनत लगाई है, अब तो मैं यहाँ पर इस मूर्ति को पूरा कर ही सकता हूँ। वो दोबारा से मूर्ति के जो नीचे का पार्ट था उसे बनाना शुरू कर देता है ताकि इस बार वो अपनी मूर्ति बना ले तो वो समझ जाएगा कि हाँ वो अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल की मूर्ति बना सकता है। लेकिन जैसे उसने ये काम शुरू किया था वो दोबारा से उसी एल्डर के आर्टिस्टिक कंसेप्शन के अंदर जाकर गिर जाता है। असल में वो वहाँ पर गिरा नहीं था बल्कि वांग का माइंड उसे अजीबोगरीब तरह की चीजें दिखा रहा था। जिस तरह के भी आर्टिस्टिक कंसेप्शन को वांग ने महसूस किया था उसका माइंड एक एक करते हुए वो सब उसे दिखा रहा होता है और इसी तरह से करते हुए आखिरकार यहाँ पर वांग ने कुछ हद तक के तो बायोसेक के लीडर की मूर्ति तैयार कर दी थी और उसके अंदर से उसका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल वाला ऑरा बाहर निकल रहा होता है। वो ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था कि ऐसा लग रहा था आसपास के सारे घर वर्ग को सबको तबाह कर देगा वो। और ये जो ऑरा था वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो यहाँ पर वांग का ब्रेक थ्रू करवा देता है। वांग की असल बॉडी का नहीं बल्कि उसके क्लोन का। और अब वो क्लोन जो था वो नेट्स एंड सोल लेवल के पीक पे पहुंच गया होता है क्योंकि थोड़ी देर पहले वो नेट्स एंड सोल लेवल के मिड स्टेज पे था। अभी इस ऑरा की वजह से उसने अपना ब्रेक थ्रू किया तो वांग का क्लोन अब नेट्स एंड सोल लेवल के पीक पर पहुंच चुका है। इस वजह से वांग बहुत ज्यादा खुश होता है कि लगता है इसी वजह से मैं यहाँ पर इस मूर्ति को बना पाया हूँ। ये मूर्ति अब यहाँ पर पूरी तरह से रेडी हो चुकी है जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल की पावर है। इसका मतलब साफ है कि अगर मैं थोड़ी सी और मेहनत करूँ तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल मेरा ब्रेक
ब्रेक थ्रू करना तय हो चुका है। समझो कि मैं कुछ कदम पीछे हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को ब्रेक थ्रू करने में। उसके बाद वो बायोसेक का जो लीडर होता है उसकी बनाई हुई मूर्ति को बाकी मूर्ति के कलेक्शन में रख देता है। वो कहता है चलो आखिरकार इतने सालों की मेहनत आखिर मेरी यहाँ पर रंग लाई और मैंने यहाँ पर इस मूर्ति को तैयार कर लिया। वांग कहता है मैंने यहाँ पर भले से अपना ब्रेक थ्रू किया है जो कि मेरे क्लोन का ब्रेक थ्रू है, लेकिन मुझे मेरी फिजिकल बॉडी का भी तो ब्रेक थ्रू करवाना है ना। उसके लिए मुझे अभी अपना आर्टिस्टिक कंसेप्शन बनाना सीखना होगा। जहाँ तक कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं लाइफ और डेथ वाला ही आर्टिस्टिक कंसेप्शन बनाने की कोशिश करूंगा, तो मुझे उसे ही ट्राई करना चाहिए ताकि मैं क्या पता यहाँ पर इसमें कामयाब हो जाऊं और मैं खुद का आर्टिस्टिक कंसेप्शन बना लूं। इसके बाद वांग खुद को दोबारा से उसी बूढ़े वाले रूप में ढाल लेता है क्योंकि वो दूसरे को नहीं बता सकता कि वो एक इमॉर्टल है और उसकी एज जो है वो कम ज्यादा होते रहती है। वांग कभी खुद को चाहे तो जवान बना सकता है, कभी खुद को चाहे तो बूढ़ा बना सकता है। ये कंट्रोल उसके खुद के हाथों में ही है। वांग कह रहा था अब दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मैंने डिसाइड कर लिया है, तो बस अब कुछ दिनों की और बात है। कुछ दिनों के अंदर मैं खुद से वादा करता हूँ कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को रीच कर जाऊंगा। वांग के आसपास का जो इलाका था वो इतने साल में बिल्कुल ही बदल गया होता है। दालियो ने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लिया था, उसके आसपास भी कुछ और दुकानें आ गई होती हैं। यही सारी चीजें वांग अपनी खिड़की पे बैठकर देख रहा था कि इमॉर्टल इंसान का टाइम कितना जल्दी जल्दी निकल जाता है। अब मुझ जैसे कल्टीवेटर को देखो कि 400 साल गुजर जाते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ दिन गुजरे हैं। दालियो खुद यहाँ पर एकदम हट्टी कट्टी उम्र में आ चुका था, करीब वो खुद अपने फादर की उम्र का हो चुका होता है। जब पहली बार वांग उसके फादर से मिला था उसने स्वॉर्ड वगैरह बनाने का भी बिजनेस स्टार्ट कर लिया था, जिस बिजनेस में उसे बहुत ही अच्छी तरक्की मिली थी। दालियो का जो बेटा होता है वो अपने फादर से कहता है फादर मुझे ना ये स्वॉर्ड वगैरह नहीं बनानी है, मैं तो अंकल वांग की तरह ही ना लकड़ियों से मूर्तियां बनाना सीखूंगा, मुझे वही बहुत ज्यादा पसंद है। दालियो अपने बेटे का कान पकड़ते हुए कहता है तुम फिर से जा रहे हो अंकल ग्रैंडपा को परेशान करने के लिए, तुम कितना परेशान करते हो उन्हें तुम ध्यान से अपना काम करने भी नहीं देते, आगे से उनके वो परेशान करने के लिए मत जाना। इस चीज को देखकर वांग को वो टाइम याद आने लगता है जब दालियो खुद बच्चा था और उसके फादर भी इसी तरह से उसका कान पकड़कर सिखाया करते थे जब वो कुछ गड़बड़ी करता था। तो वांग सोच रहा था मैंने यहाँ पर रहते रहते एक बच्चे को बड़ा होते हुए देखा और बड़े को शादी करके उसका खुद का बच्चा होते हुए भी देख लिया। इस चीज को देखकर वांग को काफी ज्यादा हंसी भी लग रही थी और वो खुश होकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वांग दोबारा से मूर्तियों को बनाने का काम शुरू कर देता है। जब भी वो मूर्तियां बनाया करता दालियो का बेटा उसके पास आता और उससे वो पिल वगैरह ले जाया करता क्योंकि वांग हमेशा उसकी मदद करता था पिल वगैरह को देने के लिए, क्योंकि वो भी आगे चलकर दालियो का बेटा एक कल्टीवेटर बनना चाहता है और अभी से उसकी अगर बॉडी मजबूत करनी है तो उसके लिए उसे पिल लगेगी ही। उसकी बॉडी को मजबूत करने की जिम्मेदारी यहाँ पर वांग ने खुद के ऊपर ली थी और हमेशा वो कैंडी के बदले उसे स्पेशल पिल देता था। ऐसे जब कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन दालियो अपने बेटे के साथ आगे बढ़ रहा था तब वहाँ पर एक कल्टीवेटर आता है जो कि असल में एक बहुत ही पावरफुल सेट का मेंबर है और वो एक इमॉर्टल है। वहाँ पर आने के बाद दालियो उसे ग्रीट कर रहा था। वो जो कल्टीवेटर होता है वो दालियो के बेटे से कहता है बच्चे क्या तुम मेरे साथ मेरा सेक्ट ज्वाइन करना पसंद करोगे, मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर भी ना स्पिरिचुअल पावर है और तुम आगे चलकर एक कल्टीवेटर बन सकते हो। दालियो वहाँ का बेटा जो था वहाँ पर जाना नहीं चाहता था लेकिन अपने फादर की वजह से वो उस कल्टीवेटर के पास चला जाता है। उस कल्टीवेटर ने वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए दालियो के बेटे की बॉडी को चेक करना शुरू कर दिया था ताकि देख सके कि ये कल्टीवेशन के लिए सूटेबल है भी या फिर नहीं। वो कहता है कमाल की बात है, इतनी कम उम्र में तुम्हारी बॉडी इतनी परफेक्ट कैसे हो गई, क्या खाया करते थे तुम। वो कल्टीवेटर यहाँ पर दालियो से कहता है कि क्या होगा अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे बेटे को अपने सेक्ट में ज्वाइन करने का तुम्हें ऑफर दूं, तो अगर तुम चाहो तो मैं इसे अपने सेक्ट में ज्वाइन करवा के मेरी तरह ही एक इमॉर्टल बनवा सकता हूँ। दालियो ये चाहता नहीं था लेकिन फिर भी वो इस चीज के लिए मान जाता है क्योंकि फ्यूचर उसने नहीं देखा आगे चलकर कब उसके परिवार में मुसीबत आ जाए तो उस टाइम दालियो का बेटा खुद को तो प्रोटेक्ट करने के लायक रहे। वो अगर पावरफुल बन जाएगा तो वो कम से कम खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। उसकी फैमिली में दूसरा कोई कल्टीवेटर तो नहीं था सिवाय उसके बेटे के, इसलिए वो इस चीज के लिए हामी बढ़ देता है और वो जो इमॉर्टल था वो दालियो के बेटे को अपने सेक्ट में लेकर चला जाता है। इस चीज को देखकर वांग ने जो पिल निकाली थी दालियो के बेटे को देने की वो पिल को वापस अपने बॉटल के अंदर रख लेता है क्योंकि अब उसे पिल की जरूरत नहीं थी। दालियो का बेटा सेक्ट में ज्वाइन हो चुका है तो वहाँ पर उसे वैसे ही पिल वगैरह मिल जाया करेगी। वांग ने खुद को बिल्कुल बूढ़े तरह बना लिया था ताकि किसी को भी शक ना हो कि इतने साल से रहने के बाद भी यहाँ पर वांग बूढ़ा नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है। वहाँ पर बहुत ही ज्यादा तेज बर्फ वगैरह गिर रही थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर आंधी और तूफान आने वाला है। इस बर्फ की वजह से आसपास जितने भी बच्चे होते वो तो मस्ती वगैरह कर रहे थे लेकिन इससे वांग परेशान होता है क्योंकि इस साल जो सर्दियों का मौसम आया था वो टाइम से पहले ही आ चुका था। इस महीने में इतनी ज्यादा सर्दियां नहीं होती थी, इस साल बहुत ही जल्दी सर्दियां आ चुकी थी। इसलिए वांग बाहर आता है और उन जो बर्फ वगैरह गिर रही थी उसे महसूस करने की कोशिश करता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी तो नहीं होने वाली है ना। उसे महसूस करने के बाद उसे एकदम हैरान कर देने वाली जानकारी का पता चलता है कि ये तो स्नो जो गिर रहा है यहाँ पर वो कोई मामूली स्नो नहीं है, इसके अंदर किसी का स्पिरिचुअल ऑरा है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला है। इसका मतलब साफ है कि इस गांव में बहुत ही भयंकर तरीके की तबाही आने वाली है। और जैसे वांग की नजर आसमान की तरफ जाती
कि वहाँ पर एकदम ज्यादा बिजलियां गिर रही थी। ऐसा लग रहा था कि इतना बड़ा तूफान आएगा यहाँ पर जिस वजह से पूरा गाँव ही तबाह हो जाएगा। वो बिजलियां इतनी तेज होती है कि आधा से ज्यादा गाँव हिल चुका था। इसकी खबर लगते ही पूरे गाँव के सारे लोग घबरा जाते। बड़े बड़े सेट के जो लोग थे वो लोग भी डर चुके थे क्योंकि उनका सेट वगैरह टूट रहा था। किसी को समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। बच्चे तो खुश हो रहे थे कि ऐसा लग रहा है यहाँ पर बिजलियां गिरेंगी और बहुत मजा आएगा, लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि यहाँ पर तबाही आने वाली है, इसी वजह से ये बिजलियां गिर रही है। वांग जल्दी से अपने कमरे में आता है, खुद को वापस से जवान करता है और जवान करने के बाद वो आसमान में चला जाता है ताकि जान सके कि असल में यहाँ पर जो ऑरा आ रहा है और बिजलियां गिर रही है वो किस वजह से हो रही है। वांग वहाँ पर अपनी रेड लाइटनिंग की पावर का इस्तेमाल करता है और उसकी मदद से चेक करने की कोशिश करता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो उसकी रेड लाइटनिंग की पावर असर ही नहीं कर रही, उन बिजलियों के अंदर किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। इसलिए वांग वहाँ पर अपनी और ज्यादा पावर का इस्तेमाल करता है और रेड लाइटनिंग की पावर को काफी ज्यादा बढ़ा लेता है ताकि देख सके कि असल में ये रिस्ट्रिक्शन किस तरह का है। वो अपनी रेड लाइटनिंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने की कोशिश करता है। वो रिस्ट्रिक्शन मजबूत तो काफी ज्यादा था, लेकिन रेड लाइटनिंग की पावर की वजह से वो रिस्ट्रिक्शन टूट जाता है, जिसके टूटते ही वांग को अंदर से किसी तरह का बीस्ट दिखाई दिया था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर किसी तरह का फिनिक्स बीस्ट है। उस बीस्ट को देखते ही वांग की यहाँ पर आंखें फटी की फटी रह जाती कि बाप रे ये बीस्ट कैसे आ गया। वांग यहाँ पर कुछ सोच समझ पाता कि आखिर ये बीस्ट यहाँ पर क्यों आया है, इसका मकसद क्या है। इससे पहले ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता।